ओके हम लोग ना गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशंस में हम लोग आगे चल रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने हम एक बार ना ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं, right? तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि दो टाइप के गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, जिसमें एक में सिंगल चैनल एनालाइजर होता है और दूसरे में जो है वो मल्टी चैनल एनालाइजर होता है। बाकी चीज़ें, बाकी कंपोनेंट जो हैं वो सेम होते हैं, जैसे डिटेक्टर, प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर और हाई वोल्टेज सप्लाई। सिर्फ चेंजेस जो होता है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर्स के बारे में, कि किस टाइप का डिटेक्टर्स जो है वो गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जितने हाई रेजोल्यूशन के डिटेक्टर्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब हम हाई रेजोल्यूशन के डिटेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इन द सेंस कि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होता है, कि कम एनर्जी डिफरेंस भी जो है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेट पर्पस जो था हमारा गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर का, कि एनर्जी डिटरमिन करना, बेसिकली करेक्ट एनर्जी डिटरमिन करना, राइट। और करेक्ट एनर्जी हम इसलिए डिटरमिन करते हैं क्योंकि हमें आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। तो जितना एक्यूरेट डिटर्मिनेशन होगा वो उतना ही बढ़िया हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होगा। तो इसलिए डिटेक्टर के चॉइस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर होना चाहिए। और उस केस में हमने देखा था कि जर्मेनियम डिटेक्टर का रेजोल्यूशन जो है 0.5 से लेकर के 2 केवी के बीच में होता है, और जो सोडियम आयोडाइड का जो रेजोल्यूशन जो होता है वो 20 से लेकर 60 केवी के बीच में होता है। तो बेटर रेजोल्यूशन जो है यदि हमें चाहिए तो सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ डिटेक्टर सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यस, ये किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाई वोल्टेज सप्लाई के बारे में हमने डिस्कस करा था, कि हाई वोल्टेज सप्लाई जो होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो भी डिटेक्टर मटेरियल जो है जब उसके अंदर आयोनाइजेशन जो होता है, जो चार्ज पेयर जो क्रिएट होते हैं, उनको बेसिकली हमें मूव करना पड़ता है, ताकि उनको कलेक्ट करना है। बेसिकली उनको कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उससे फिर हम करंट मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो था हमारा यहाँ पे था कि बायस सप्लाई जो है, इस केस में जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में जो है वो जो होता है 5 केवी, सॉरी 5 किलो वोल्ट और 100 पिको एम्पियर के आसपास में इसका होता है, जो जर्मेनियम के लिए होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि यदि हमें आपका सिंटिलेशन डिटेक्टर यूज करना है तो उस केस में सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के साथ साथ आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आता है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में डायनोड्स जो होते हैं उनके बीच में हमें इंक्रीजिंग वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, और वो थाउजेंड्स के वोल्ट में जाता है, 1000 के टर्म्स में मल्टीप्लाइज होते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो फ्यू थाउजेंड वोल्ट का होता है, राइट। बट जो करंट जो चाहिए वो 1 से लेकर के 10 मिली एम्पियर के बीच में होता है, करेक्ट। और भी चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो गेन ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आपका अप्लाइड वोल्टेज के जो, और उसको इसलिए चूंकि फंक्शन है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन है अप्लाइड वोल्टेज के लिए, तो इसलिए वोल्टेज सप्लाई जो होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, राइट। और फिल्टरिंग भी होना चाहिए कि ताकि नॉइज को फिल्टर कर पाए, तब जाके उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो एक्सलेंट होएगा। बाकी हमने बोला था कि हाई वोल्टेज सप्लाई जो है डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के फॉर्म में आती है। पैकेज इन फॉर्म ऑफ सीधे पैकेज जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर में वो इंसर्ट कर देते हैं, राइट। जैसे निम्स का एक मॉड्यूल्स की बात करी थी हमने, कि न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन मॉड्यूल्स के नाम कैसे आता है ये पावर सप्लाई। प्री एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि चूंकि पल्स जो डिटेक्टर का जो आउटपुट पल्स जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इन द सेंस कि वो वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज होता है या बहुत कम करंट होता है, तो इसलिए उसको हमें एम्पलीफाई करना होता है। और स्पेशली प्री एम्पलीफायर के बाद जो है
एम्पलीफायर के बीच में, प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के बीच में एक लॉन्ग केबल होता है बेसिकली, राइट। सो लॉन्ग केबल के थ्रू होकर के उस सिग्नल को पास करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें सिग्नल लॉस होता है बेसिकली। तो उसमें हम लोगों ने ये बोला था कि प्री एम्पलीफायर जो है वो एक इम्पीडेंस मैचिंग की तरह भी काम करता है, ताकि जितना जो सिग्नल लॉस उस केबल में होएगा उतना एम्पलीफाई कर देगा प्री एम्पलीफायर, ताकि एम्पलीफायर के पास जो इनपुट मिले वो जो डिटेक्टर से जो आउटपुट जो आया था वही मिल जाए, राइट, करेक्ट। तो प्री एम्पलीफायर जो होता है वो एक इम्पीडेंस मैचिंग की तरह भी काम करता है। और ये भी हमने बताया डिटेक्टर का आउटपुट सिग्नल जो है वो टिपिकली जो है 10 मिली वोल्ट, राइट, और 200 नैनो सेकेंड्स का उसका टाइम विड्थ होता है। मतलब टाइम विड्थ मतलब उसमें जो पल्स जो होता है वो तो एक तो राइज करेगा तो हाइट हो जाएगा और धीरे धीरे डिके होएगा, तो जहाँ राइज से डिके होने के बीच का जो टाइम जो है वो 200 नैनो सेकेंड्स लॉन्ग होता है, करेक्ट। दूसरी चीज हमने ये भी बात बोली थी कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो आउटपुट का जो है, आउटपुट पल्स का और उसका और गामा रे एनर्जी जो हो, जो भी एनर्जी जो डिसिपेट हुई है जो क्रिस्टल में बेसिकली वो मेंटेन हुआ, डिटेक्टर में जो एनर्जी जो एनर्जी डिपॉजिट किया है उसको यदि मेंटेन करना है और सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेहतर रखना है, तो उस केस में प्री एम्पलीफायर को जितना क्लोज हो सकता है डिटेक्टर के क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वो इम्पीडेंस मैचिंग वाली बात हमने करी थी। सो इम्पीडेंस मैचिंग के बाद हमने एम्पलीफायर की बात करी थी, राइट। अब क्या है कि आफ्टर लिविंग द प्री एम्पलीफायर द गामा रे पल्स आर एम्पलीफाइड। प्री एम्पलीफायर का सिर्फ स्ट्रेंथ बना रहा था वो थोड़ा सा, ताकि वो मैच कर जाए बेसिकली। सो आफ्टर लिविंग द प्री एम्पलीफायर, जो प्री एम्पलीफायर से जो पल्स आता है उसके बाद गामा रे पल्स आर एम्पलीफाइड एंड शेप्ड। उसको दोनों काम करना पड़ता है, उसको एक तो एम्पलीफाई करना पड़ता है और उसको एक शेप करना पड़ता है। उसका शेप एक पर्टिकुलर टाइप का शेप होना चाहिए जब निकले प्री एम्पलीफायर से, तो ताकि उसको जो है पल्स हाइट जो एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है पल्स का हाइट मेजर करना है, तो पल्स हाइट जो है वो अच्छे से मेजर करेक्टली मेजर किया जा सके, इसलिए पल्स का एक टिपिकल टाइप का शेप होना चाहिए। तो प्री एम्पलीफायर क्या करता है, एक तो एम्पलीफिकेशन करता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और दूसरा उसको शेप में एक शेप बना देगा, एक पर्टिकुलर शेप में रिलीज करेगा। मेन एम्पलीफायर जो है वो क्या एक्सेप्ट करता है, लो वोल्टेज एम्पलीट्यूड फ्रॉम द प्री एम्पलीफायर एंड इट एम्पलीफायर्स इनटू द लीनियर रेंज की बात करी थी, कि जो प्री एम्पलीफायर से वो क्या करता है, जो वोल्टेज पल्स जो है लो एम्पलीट्यूड का वोल्टेज पल्स वो एक्सेप्ट करता है और उसको लीनियर रेंज में एम्पलीफाई करता है। लीनियर वोल्टेज रेंज क्या है, 0 से लेकर के 10 वोल्ट का है, तो 0 से लेकर के 10 वोल्ट के बीच में जो है वो उसको एम्पलीफाई करता है, राइट। Within the linear range, all input pulses are accurately amplified by the same factor. लीनियर रेंज का मतलब क्या हुआ कि लीनियर रेंज का फायदा ये है कि जो भी वोल्टेज जो होगा वो सेम फैक्टर से जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो कि 1 मिली वोल्ट का है, तो यदि 5 टाइम्स यदि मैग्नीफाई हो रहा है तो 1 जो होगा वो 5 टाइम्स होगा, 2 जो होगा वो भी 5 टाइम्स होगा, 3 मिली वोल्ट वाला भी 5 टाइम्स ही होगा, 4 मिली वोल्ट वाला भी 5 टाइम्स ही मल्टीप्लीकेशन होगा, समझ गए। तो सेम फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये चीज समझना जरूरी था वहां पे। विद इन द लीनियर रेंज ऑल इनपुट पल्सेस आर एक्यूरेटली एम्पलीफाइड बाय द सेम फैक्टर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। दूसरा क्या था, उसके बाद क्या था, एम्पलीफिकेशन इज, ये भी बोला था कि इट इज नॉन लीनियर हो जाता है। कब, जब नॉन लीनियर तब होता है जब आउटपुट वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट से एक्सीड करेगा, तब मतलब 0 से 10 के बीच में तो लीनियर एम्पलीफिकेशन होता है, मतलब सेम फैक्टर से होता है। लेकिन यदि वही 10 वोल्ट से ज्यादा चले जाएगा तो वो लीनियर नहीं होता है, मतलब वो सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा, वो कम होएगा, नॉन लीनियर होएगा। द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज और सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ मोस्ट एम्पलीफायर्स जो हैं वो जो होते हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट होता है।
मैक्सिमम जो है वो 12 वोल्ट तक देगा, या 12 वोल्ट के बाद उसके बाद वो सिचुएशन में आ जाएगा, उसके बाद लीनियर नहीं होता। जनरली 0 से 10 वोल्ट में लीनियर होता है, 10 से आगे बढ़ेगा तो वो सेचुरेशन में चला जाएगा, और मैक्सिमम जो रेंज जो आपको मिलेगा वही आउटपुट वोल्टेज का या सेचुरेशन वोल्टेज जो वो 12 वोल्ट तक मिलता है। ठीक है। एम्पलीफायर गेन जो था हमने ये भी डिस्कस किया था कि एम्पलीफायर गेन जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है इन वाइड रेंज में, और उसके लिए दो नॉब्स होते हैं, एक कोर्स गेन कंट्रोल होता है और एक फाइन गेन कंट्रोल होता है। कोर्स गेन कंट्रोल में स्टेप मतलब लार्ज स्टेप में चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 से 5 के रेस्पेक्ट, मतलब 1 से 10 वोल्ट का यदि मान लो तुम्हारे पास रेंज है तो उसमें जो नॉब जो होगा 1 से लेकर के 2 का स्टेप्स हो सकता है, 1 से 2, राइट। फिर 2 से जब चेंज करोगे तो 2 से 4 हो जाएगा, ऐसे करके। और फाइन गेन वाला में 1 से 2 के बीच में भी वो सारे चेंजेज होंगे, मतलब जैसे आप ऐसे समझ लो कि 1 वोल्टेज का इंक्रीमेंट कोरस में है, राइट, वन स्टेप का है, तो 1 स्टेप में भी फाइन वाले में 10 स्टेप्स होंगे, समझ गए, कि छोटे छोटे करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यू गॉट इट, राइट। तो ये दो टाइप का जो है एडजस्टमेंट होता है, जिसको बोलते हैं कि मतलब एक तो कोर्स गेन होगा और एक फाइन गेन होगा, जो दोनों ही टाइप के से एडजस्टमेंट हो जाएगा। कंटिन्यूअस गेन भी हो जाएगा क्योंकि बहुत कम चेंज होता है, इट विल लुक लाइक ए कंटिन्यूअस की गेन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था यहाँ पे द एम्पलीफायर पल्स आर शेप्ड टू ऑप्टिमाइज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड टू मीट द पल्स शेप रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्स हाइट एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब हमने बोला था कि जो एम्पलीफाइड पल्स को शेप इसलिए करते हैं क्योंकि पल्स शेपिंग करने से क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेहतर हो जाता है, और फिर वो उससे पल्स हाइट एनालिसिस जो चाहिए, मतलब पल्स हाइट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट जो है उसके एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इसी टाइप का पल्स चाहिए, तो उस टाइप का वो पल्स जो है एम्पलीफायर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। Because the single channel analyzer and multi-channel analyzer measures the input pulse amplitude with respect to an internal reference voltage। देखो, अब पल्स हाइट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसके हाइट को एनालिसिस करना है, और उस हाइट को एनालिसिस करने के लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो है एक सिंगल चैनल एनालाइजर है और दूसरा जो है वो मल्टी चैनल एनालाइजर है। ये कैसे काम करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो उनका एक इंटरनल वोल्टेज एक फिक्स होता है। जैसे मान लो कि उसके पास एक बेस लाइन होता है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा आएगा तो हम ये मेजर करें, कंपेयर करेगा वो हमेशा कि इससे ज्यादा, इसका एक बेस लाइन बन गया। जैसे मान लो कि मे बी लाइक आगे एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया हुआ है समझने के लिए, उसमें क्या है कि इससे ज्यादा है या इससे कम है, वो कंपेयर करता है। तो या तो माइनस कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि माइनस करेगा निगेटिव में आएगा वैल्यूज तो वो इससे कम है, और यदि पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब इससे ज्यादा है, तो वो कंपेयर करता है। वही बोल रहा है कि देखो सिंगल चैनल एनालाइजर एंड मल्टी चैनल एनालाइजर मेजर द इनपुट पल्स एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज, राइट। द एम्पलीफायर आउटपुट, इसलिए क्या होना चाहिए, एम्पलीफायर आउटपुट मस्ट रिटर्न क्विकली टू ए स्टेबल वोल्टेज लेवल यूजुअली 0 बिटवीन द गामा रे पल्स। मतलब कि एक गामा रे पल्स जो आ रहा है और उसके बाद दूसरा आएगा तो उसके बीच में टाइम गैप है, राइट। तो जो ये टाइम एक आया तो एम्पलीफायर का जो आउटपुट जो है वो दूसरा एक आएगा पल्स मान लो, तो ये दोनों इसके आने के पहले वो उसका जो भी वोल्टेज था वो ड्रॉप करके फिर 0 हो जाना चाहिए, तब दूसरा जो आएगा उसके बाद से राइज होएगा, समझ गए, तब जाके करेक्ट होएगा। तो यही बोल रहा है कि द एम्पलीफायर आउटपुट जो है, द एम्पलीफायर आउटपुट मस्ट रिटर्न क्विकली टू ए स्टेबल वोल्टेज लेवल यूजुअली 0। हाँ, यूजुअली 0, कोई जरूरी नहीं है कि 0 है, स्टेबल हो जाना चाहिए। कहीं पे मान लो कि 1 वोल्ट ही सही, 1 वोल्ट पे फिक्स हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कभी 1 वोल्ट आया, कभी 2 वोल्ट रह रहा है, कभी 0 रह रहा है, ये फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, राइट।
क्योंकि उसके बाद वो एरर आएगा। रेफरेंस वोल्टेज भी फिक्स रहेगा तभी भी होगा, या रेफरेंस वोल्टेज में यदि चेंज हो गया तभी भी प्रॉब्लम आने वाला है। बोथ केसेस में होएगा, यदि ये क्विकली जीरो नहीं हुआ तो भी, राइट, या रेफरेंस वोल्टेज जो है वो चेंज होने शुरू हो जाए तभी भी गड़बड़ होगा। तो फिर इसका मतलब कि आपका एम्पलीफायर और जो सिंगल चैनल एनालाइजर या मल्टी चैनल एनालाइजर में प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चले। ओके, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ बेसलाइन वोल्टेज, मतलब जहाँ पे आकर के वो 0 होना चाहिए चाहे 1 होना चाहिए, लेवल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी जो होगा एनी बेसलाइन फ्लक्चुएशन होगा हैज ए टेंडेंसी टू अल्टर द मेजरमेंट ऑफ गामा रे पल्स एम्पलीट्यूड। वो गामा रे का पल्स एम्पलीट्यूड जो इनपुट कितना आया था, राइट, वो सही नहीं मेजर होगा, वो अल्टर कर देगा, एक चीज। दूसरा बोला कैन कंट्रीब्यूट टू द ब्रॉडनिंग ऑफ फुल एनर्जी पीक, मतलब जो फोटो पीक जो आएगा उसको ब्रॉडन कर देगा। कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और 140, देखो मिली वोल्ट लिखा मैंने, मतलब आपके पास ऐसा समझ लो कि जो एम्पलीफायर जो आउटपुट जो दे रहा है, राइट, वो 0 से लेकर के 10 वोल्ट में देगा, राइट, और एनर्जी जो मेजर करनी है वो समझ लो कि 0 से लेकर के 1000 केवी तक की मेजर करनी है, 1000 तक की, समझ गए। तो 0 से लेके 1000 केवी को हमें मैप किस में करना पड़ेगा, 0 से 10 वोल्ट के बीच में करना पड़ेगा। तो 1 वोल्ट जो बनेगा, मतलब 10 मिली वोल्ट का एक बनेगा, एक चैनल बनेगा। आपको समझ में आया? 10 मिली वोल्ट का मतलब मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज को तो 1000 मिली वोल्ट हो जाएगा, राइट। तो एक एक मिली वोल्ट जो होगा वो चैनल जो करस्पॉन्ड करेगा 1 केवी के लिए करेगा, राइट, क्लियर। तो 140 केवी का यदि मान लो कि हमारा जो एनर्जी जो है टेक्नीशियन है और उसका कोई पल्स आ रहा है तो उसका इनपुट एम्पलीट्यूड कितना होगा, 140 मिली वोल्ट होगा, समझ गए। तो वहां पे डिटेक्टर में ये एनर्जी डेसिपेट हुई 140 केवी के, तो जो वोल्टेज पल्स जो मिलेगा हमें एम्पलीफायर से वो 140 मिली वोल्ट का मिलना चाहिए, आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब ये इनपुट आ रहा है। अब देखो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो मान लो कि हमारा 0 है, मतलब वो जो बेसलाइन की जो बात जो बोल रहा था, ये बेसलाइन फ्लक्चुएशंस की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसलाइन मान लो कि यदि वो क्विकली 0 आ गया, करेक्ट, वो 0 आ चुका है, तो 0 से जब कंपेयर करेंगे तो 140 माइनस 0, 140 का पल्स मिलेगा। तो मेरा जो SCA और MCA का आउटपुट जो निकलेगा वो कितना मिलेगा, 140 केवी पे जाएगा, वो मेजर होएगा। लेकिन यदि मान लो कि ये फ्लक्चुएट कर जा रहा है आपका रेफरेंस वोल्टेज, जिससे मतलब जो बेसलाइन जो था, जो बेसलाइन में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अभी मान लो कि ये 10 वोल्ट बेसलाइन पे आ गया, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, 30, तो 130 का मुझे पल्स मिलेगा, राइट। इस केस में यदि मान लो कि ये 20 हो गया तो 120 का पल्स मिलेगा, और यदि 5 का होगा, 5 मिली वोल्ट का होगा तो 135 का मिलेगा, और 3 का होगा तो 137 का होगा, 10 का होगा तो ऐसे करके माइनस करके ये वोल्टेज मुझे मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे यदि बेसलाइन फ्लक्चुएशंस तो हो रहा है मेरा, राइट, तो यदि बेसलाइन फ्लक्चुएशंस हुआ तो एक पल्स जो था इस एक्सिस पे मान लो कि ये तुम्हारा वोल्टेज का एक्सिस है, राइट, और ये सेंटर वाला वैल्यू 140 का है, समझ गए। तो एक पल्स, पहला वाला जब पल्स आया तो वो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे मैं डॉट डालूंगा, राइट, और दूसरा 130 का आएगा तो किधर, इधर की तरफ लेके जाऊंगा, समझ गए। फिर 120 का इसके इधर जाऊंगा, फिर 135, फिर इधर की तरफ बीच वाला ही आएगा, फिर 137 कहीं इधर ही आएगा, फिर 130 इधर का आएगा, फिर 120 इधर का कोई पल्स आएगा, राइट, समझ गए। और यहाँ पे फिर 150 तो एक इधर का आ जाएगा, और 145 फिर इधर आएगा एक, मतलब ये 140 के दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी आएगा और राइट साइड में भी आएगा,
लेकिन एक्चुअल पल्स कितने का था, 140 का था, समझ गए। और यदि कोई बेसलाइन फ्लक्चुएशंस नहीं होगा तो हर बार क्या आएगा, 140, राइट। अभी कितने पल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पल्स थे। तो जब बेसलाइन फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो 140 के कितने पल्स मिलेंगे, 9। तो एक पॉइंट ऐसा पिक मिलेगा यहाँ पे जब बेसलाइन फ्लक्चुएशंस नहीं होगा तो, और ये ब्रॉड दिखेगा। डिड यू गेट इट भाई? इसी के नंबर बढ़ेंगे ना, और जो आएंगे आगे पल्स, तो कोई 135 का एक प्लस हो जाएगा, समझ गए। किसी का 137 वाला प्लस हो गया तो पिक तो ब्रॉड हो गया ना, और यहाँ पे बिल्कुल शार्प पिक मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इट सेज। एनी बेसलाइन फ्लक्चुएशन जो होगा हैज टेंडेंसी टू अल्टर द मेजरमेंट ऑफ द गामा रे पल्स एम्पलीट्यूड एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ब्रॉडनिंग ऑफ द फुल एनर्जी पिक। ठीक है, क्लियर। अब बोल रहे हैं ए नैरो पल्स शेप परमिट्स क्विक रिटर्न टू द बेसलाइन। ठीक है, बोल रहा है कि नैरो पल्स जो होगा वो क्या करता है, यदि पल्स शेप जो होता है वो नैरो होता है, मतलब पल्स शेप में हमारे समझ से आगे वाले स्लाइड में मैंने बनाया है उसमें, बट एनीवे यहाँ पे दिखा देता हूँ। यदि पल्स का शेप मान लो कि ऐसे राइज करेगा, राइट, तो एक पल्स का शेप ऐसा हो सकता है, दूसरा पल्स ऐसा भी हो सकता है, तीसरा पल्स ऐसा भी हो सकता है, कुछ पल्स बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल साथ, मतलब अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप समझ पा रहे हो, करेक्ट। पल्स शेप इसका नैरो पल्स है ना, क्योंकि विड्थ कम है, समझ लो। यहाँ पे पल्स शेप बढ़ते जा रहा है, विड्थ बढ़ते जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं नैरो पल्स शेप परमिट्स क्विक रिटर्न टू द बेस लाइन, वो जल्दी बेस लाइन पे आ जाता है, ऐसा देखा गया है। हाउएवर द पल्स must be wide enough to allow sufficient time to collect all of charges liberated by the interaction of the gamma ray detector। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि पल्स शेप मान लो ये तो नैरो तो होगा, नैरो होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका क्विकली जीरो पे तो आ जाएगा, राइट। लेकिन इतने देर में, समझ गए, जो इंटरेक्शंस हुआ था, जैसे मान लो कि आपका सेमीकंडक्टर डिटेक्टर था, तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थे, तो वो सारे होल और इलेक्ट्रॉन को एक बार कलेक्ट होकर के सर्किट कंप्लीट करना, सारे को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तो कलेक्ट होंगे, तभी तो टोटल चार्ज कितने डेवलप हुए वो पता चलेगा, और उसको कलेक्ट करने में भी एक टाइम लगता है, समझ गए। टोटल कलेक्शंस होने में, ऑल चार्ज को कलेक्ट होने में भी टाइम लगता है, तो ये टाइम सफिशिएंट लेकिन होना चाहिए कि ताकि सारे के सारे चार्ज कलेक्ट हो जाएं, क्योंकि यदि सारे के सारे चार्ज कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं एनर्जी नहीं मेजर कर सकता कि नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपॉजिटेड, समझ गए। तो इसलिए वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे इट हैज टू बी, पल्स मस्ट बी वाइड, इतना वाइड तो होना चाहिए कि सारे के सारे चार्ज जो हैं टू अलाउ सफिशिएंट टाइम टू कलेक्ट ऑल चार्ज लिबरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द गामा रे इन द डिटेक्टर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, आगे चलो। चलिए सर, ठीक है, गुड। द पल्स शेप should also provide a signal to noise ratio that minimizes the variation in the output pulse amplitude for a given quantity of charge deposited at the pre-amplifier input। क्या बोल रहे हैं, देखो पल्स शेप कैसा होना चाहिए कि पल्स शेप शुड ऑल्सो प्रोवाइड क्या कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इतना सिग्नल टू नॉइज रेशियो उसमें होना चाहिए that minimize the variations in output pulse amplitude for a given charge deposited at the pre-amplifier input। देखो
ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो या तो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होगा या नहीं तो सोडियम आयोडाइड होगा, सिंटिलेशन डिटेक्टर होगा। तो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के केस में डायरेक्टली चार्ज प्रोड्यूस होगा, राइट। और सिंटिलेशन डिटेक्टर के केस में क्या होगा, यहाँ पे लाइट इमिट होगा और लाइट से फिर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब से चार्ज जनरेट होगा, राइट। और वो चार्ज जो है वो कहाँ पे आएगा, चार्ज या वोल्टेज वो प्री एम्पलीफायर के पास आएगा, करेक्ट। तो ये लाइन देखो बोला, फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिपोजिटेड एट प्री एम्पलीफायर इनपुट, ये इसकी बात कर रहा है। यू गॉट इट। मतलब यदि तुम ये पॉइंट की बात जो है इसने ऐसे करी, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा इधर की तरफ आया, करेक्ट। अब क्लियरिटी बनी। फॉर इसके लिए बात कर रहा है, क्या होगा, पल्स शेप जो भी होना चाहिए, राइट। पल्स शेप कैसा होना चाहिए, शुड प्रोवाइड सिग्नल टू नॉइज रेशियो दैट मिनिमाइजेस द वेरिएशन इन आउटपुट पल्स एम्पलीट्यूड, राइट। पल्स शेप, अब देखो उसमें दो बात बोला है। एम्पलीफायर का क्या काम था, एम्पलीफायर का दो फंक्शन है। एक पहला फंक्शन है कि एम्पलीफाई करना आउटपुट पल्स को, और दूसरा जो है शेप करना। दूसरा फंक्शन शेप, एक ऐसा शेप दे देना है उसको, करेक्ट। इसका पल्स शेपिंग काम है, राइट। और दूसरा जो है एम्पलीफाई है, करेक्ट। एम्पलीफाई, करेक्ट, राइट। यही दो काम है। तो ये बोल रहा है कि पल्स शेप ऐसा होना चाहिए कि जो यहां से, मान लो कि एक गिवन पल्स आया, चार्ज आया, तो उसके चलते मेरे पास यहां पे क्या मिलेगा, ये एक आउटपुट पल्स मिलेगा, करेक्ट। तो ये आउटपुट पल्स तुम्हारा ऐसा है, ये समझ लो इसका, ये आउटपुट पल्स जो है वो कौन सा आउटपुट पल्स है, ये वाला है, यहां पे आएगा, समझ गए। तो ये आउटपुट पल्स जो होगा, यदि मान लो कि ये यहां से जो चार्ज जो डिपॉजिट हो रहा है वो कम होगा, तो यहां पे यदि चार्ज कम होगा तो वोल्टेज जो यहां से जो आउटपुट जो मिलेगा वो भी उसका हाइट कम होगा। लेकिन यदि चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो गया, या प्री एम्पलीफायर का इनपुट जो होगा, जो यहाँ पे जो डिटेक्टर जो दे रहा है, यदि ये ज्यादा होगा तो ये भी, इसका भी पल्स ज्यादा होगा, करेक्ट, ऐसा होगा, राइट। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, ये बात बोल रहे हैं कि पल्स शेप को ऐसा करना है, उसको शेप ऐसा करना चाहिए कि ये जो आउटपुट, ये दोनों के बीच का जो वेरिएशन जो है, जो यहाँ पे यदि वो चीज जो वेरी हो रहा है, करेक्ट, उसके चलते जो जो वेरिएशंस जो दिखना चाहिए, मतलब नॉइज जो चीज जो दिखना चाहिए, नॉइज कैंसिल होकर के सिग्नल ज्यादा दिखना चाहिए बेसिकली। मतलब थोड़ा बहुत का जो वेरिएशन जो ना वो एम्पलीफाई नहीं होना चाहिए, जबकि सिग्नल को ज्यादा एम्पलीफाई होना चाहिए नॉइज के कंपैरिजन में। पल्स शेप ऐसा होना चाहिए, दैट्स व्हाट दिस लाइन सेज। आई होप इट विल बी क्लियर। 2-3 बार सुनोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द पल्स विड्थ दैट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज यूजुअली wider than the required for a quick return to the baseline. अब प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, दो कंडीशन बोला। पहला बोला कि यदि वो क्विक रिटर्निंग नहीं हो रहा है तब भी एरर होएगा। दूसरा बोला कि नैरो पल्स है तो क्विक रिटर्निंग तो हो जाएगा, लेकिन बोला कि पूरा का पूरा चार्ज हो सकता है, कलेक्ट ही ना हो पाए तो प्रॉपर एनर्जी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगा मुझे, समझ गए। तो यही ये बात बोला, अनफॉर्चुनेटली पल्स विड्थ मतलब कि वो जो टाइम ड्यूरेशन जो उसका है, प्रोवाइड्स, जो टाइम ड्यूरेशन जो रखना चाहिए मुझे, उसमें जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन पे मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिलेगा, वो क्या होता है, इट इज यूजुअली वाइडर होता है। मतलब ज्यादा पल्स विड्थ होगा तो मुझे सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वो फिर क्विकली रिटर्न जीरो पे नहीं हो पाएगा। इंजीनियरिंग चैलेंज, यू गॉट इट। तो ये बोल रहे हैं कि जो पल्स विड्थ जो चाहिए सिग्नल टू, एक बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो के लिए जो रिक्वायर्ड
जो चाहिए वो हमेशा पल्स विड्थ ज्यादा होता है, ज्यादा चाहिए कंपेयर टू जो उतने देर में वो क्विकली रिटर्न नहीं होता जीरो। पल्स शेप ही ऐसा हो जाता है, पल्स वाइड कर दिया आपने तो क्विक रिटर्न होएगा नहीं जीरो पे। ये बात बोला, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एट लो काउंट रेट। अब देखो, अब यहां पे समझने की कोशिश करो, दो तरह के काउंट रेट आएंगे, या तो रेडियो एक्टिविटी कम होगी या रेडियो एक्टिविटी का अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि 1 मिलीक्यूरी रखा और 10 मिलीक्यूरी रख दिया, तो 1 मिलीक्यूरी में नंबर ऑफ फोटोन्स जो फॉल होंगे डिटेक्टर पे वो एक टाइम ड्यूरेशन में कम होंगे कंपेयर टू 10 मिलीक्यूरी वाले के। 10 मिलीक्यूरी में बहुत ज्यादा होंगे, एक सेकंड में भी जल्दी देखो काउंट करो तो उसको मतलब ज्यादा पल्स काउंट करने पड़ेंगे ना, करेक्ट। तो दो तरह के सिचुएशंस बनेंगे, एक तो ऐसा बनेगा कि जो कम काउंट रेट वाला जो होगा वो इधर की तरफ आएगा, फिर कुछ देर के बाद दूसरा आएगा, कुछ देर के बाद तीसरा आएगा। और यदि ज्यादा काउंट रेट होगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी 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 आएंगे पल्स, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। और हर पल्स जो आएगा, जो भी एनर्जी डिपॉजिट करेगा उसका एक पल्स विड्थ होएगा। समझ गए? तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं पढ़ते हैं। एट लो काउंट रेट द पल्स कैन बी वाइड, दूर दूर पे हो सकते हैं, because the probability is small that a second pulse will arrive before the amplifier output has returned to the baseline level। मतलब बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि यहां पे क्या होगा, जब लो काउंट रेट जो होगा और दूर दूर पे पल्स हैं, ठीक है, राइट, दूर दूर पे पल्स हैं, तो इस बीच में क्या होगा कि हो सकता है कि वो तो रिटर्न क्विकली हो जाएगा जीरो पे, वो वहां तक पहुंच जा, हो सकता है कि एक पल्स और दो पल्स के बीच में वो जो वोल्टेज जो ये ड्रॉप जो बना था वो धीरे धीरे, ये जैसे मान लो कि ये दो का ले लो एक एग्जांपल यहाँ तक, और ये मेरा पल्स विड्थ है, तो यहाँ तक तो आके जीरो हो गया, राइट। अब ये जीरो पे आ चुका है, अब उसके बाद दूसरा पल्स आ रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सही एनर्जी भी होगा और टोटल नंबर कितने पल्स आए वो काउंट करना है तभी भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि एक में अभी वो जीरो पहुंचा नहीं है तब तक वो दूसरा पहुंच गया, और डिटेक्टर में तो है ही वैसा कि एक को अभी प्रोसेस नहीं किया तब तक दूसरे पल्स आ गया, उसको तो अलग हम कर नहीं पा रहे, जब तक वो जीरो हो जाएगा फिर दूसरा आएगा, डाई आउट हो गया, दूसरा आएगा तब तो सही हो सकता है। यू गॉट इट? सो ये सिनेरियो जाएगा एट काउंट एज द काउंट रेट इंक्रीजेस, however the probability that pulse occurs on a perturbed baseline also increases। perturbed baseline का मतलब कि अभी baseline जीरो नहीं हुआ है, कुछ दूसरा ही वैल्यू है, तभी दूसरा आ जाएगा, also increase and the spectrum is distorted। उस केस में क्या होगा, जो पल्स का जो फाइनल स्पेक्ट्रम जो आएगा, जो दिखेगा, it will be distorted in spite of the optimal signal to noise ratio। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ठीक होगा लेकिन पल्स डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि राइज अप यहां से शुरू होएगा। फिर मतलब जो यदि हाई काउंट रेट के बाद देखी जाए तो पल्स जो होगा, चूंकि यहां तक वोल्टेज आया, अभी इस वोल्टेज के बाद उठेगा पल्स। अब मान लो कि ये इतना तक आया और तभी तक एक बीच में दूसरा आएगा, पल्स ऐसा आएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो रहेगा लेकिन पल्स का शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन नैरो पल्स विड्थ देन a narrow pulse width then required for the optimal signal to noise ratio usually gives the best resolution at high count rate। जो नैरो पल्स विड्थ वाला जो होता है, जो चाहिए, और उसका साइज क्या होगा, कितना, which is narrow pulse width then required for optimal signal to noise ratio। देखो एक ऑप्टिमल सिग्नल टू नॉइज रेशियो के लिए एक पल्स विड्थ फिक्स्ड है, राइट, और उससे कम यदि पल्स का विड्थ है एक्चुअली में, जो रिक्वायर्ड जितना चाहिए उससे कम पल्स विड्थ है, तो वो क्या करेगा, यूजुअली इट विल गिव द बेस्ट रेजोल्यूशन एट हाई काउंट पे। हाई काउंट रेट पे यदि पल्स विड्थ छोटा होगा, राइट, जितना कि जो हाई एक ऑप्टिमम जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो के लिए जो पल्स विड्थ चाहिए उससे छोटा होगा,
तो हाई काउंट रेट के केस में वो बेस्ट रेजोल्यूशन देगा, मतलब एक पल्स से दूसरे पल्स के बीच में आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि एक पहला पल्स था, अब दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हाई काउंट रेट पे पल्स विड्थ क्या चाहिए, छोटा चाहिए। किससे छोटा चाहिए, स्मॉलर देन जो ऑप्टिमम, जो जितना रिक्वायर्ड चाहिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो, उससे छोटा चाहिए, राइट। ठीक है जी। द रेजोल्यूशन हाउएवर इट इज नॉट एज गुड एज कैन बी ऑब्टेन्ड एट द लो काउंट रेट। ठीक है, लेकिन वो रेजोल्यूशन वो जो होगा हाई काउंट रेट के लिए तो ये अच्छा होगा, लेकिन लो काउंट रेट के केस में इट विल नॉट बी ए better solution. It is not as good as can be obtained at the low count rate. ठीक है, चलो जी। अब देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी एम्पलीफायर्स यूजुअली प्रोवाइड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स शेप। अब किस दो तरह के पल्स शेप जो मिलते हैं, जो एम्पलीफायर से जो आउटपुट आता है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज होता है, वो दो तरह के पल्स देता है। कौन कौन सा पल्स देता है, एक पल्स जो देता है वो यूनिपोलर बोलते हैं उसको, और दूसरे को बोलते हैं बाईपोलर। तो जो एम्पलीफायर का आउटपुट जो आएगा, एक जो होगा क्या होगा, यूनिपोलर होगा, और दूसरा जो होता है वो बाईपोलर होता है। यूनिपोलर में सिर्फ पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो कि ये वाला पल्स जो है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पल्स, ये देखो सिर्फ इसमें पॉजिटिव है, समझ गए। और बाईपोलर में कौन सा होगा, बाईपोलर नीचे वाला, ये वाला पल्स बाईपोलर पल्स है आपका। उसमें दोनों आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ। यस, ये इस हाफ तक, यहाँ तक पॉजिटिव था, और इसके बाद जो है ये पल्स जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, समझ गए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाईपोलर पल्स बोलते हैं। ठीक है, यही लिख रहा है कि फिगर 4.6 जो है, इट शोज unipolar and bipolar output signal from a typical spectroscopy amplifier। तो ये जो है आपका यूनिपोलर है, यू वाला, ठीक है, करेक्ट, यूनि, राइट। और ये वाला पल्स जो है बाई है, ठीक है जी, क्लियर। तो एम्पलीफायर का आउटपुट जो होगा वो दो तरह का, यूनिपोलर होगा और एक बाइपोलर होगा। द यूनिपोलर आउटपुट हैज ए बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। क्या बोला, यूनिपोलर जो होगा पल्स, उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होता है वो बेटर होता है, एंड इज यूजुअली यूज फॉर एनर्जी एनालिसिस। जब एनर्जी को एनालिसिस करना होगा तो किस टाइप का हम एम्पलीफायर लेते हैं, जिसका आउटपुट जो हो वो यूनिपोलर हो, समझ गए। और वेर इज बोला, द बाईपोलर आउटपुट हैज सुपीरियर टाइमिंग इंफॉर्मेशन एंड ओवरलोड रिकवरी। बाईपोलर पल्स का टाइमिंग रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है, सुपीरियर टाइमिंग इंफॉर्मेशन, मतलब किस टाइम पे पल्स आया। देखो दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक तो एनर्जी मेजर करना है, और दूसरा काउंटरेट में तुम्हें कितने पल्स आए, दोनों ही चीजें मेजर करनी है, कितने आए और उसकी एनर्जी कितनी थी। तो हमने बताया ना कि लो काउंट रेट पे और एक हाई काउंट रेट का सिचुएशन आने वाला है। तो जहां पे बेहतर टाइमिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, कब, जब काउंट रेट को काउंट करना है, काउंट रेट हमारा इंटरेस्ट है, समझ गया। तो उस केस में क्या लेंगे, बाईपोलर पल्स, जो आउटपुट वाला होगा वो एम्पलीफायर सेलेक्ट करते हैं। और जहां पे सिर्फ मुझे एनर्जी से ही मतलब है, तो वहां पे हम यूनिपोलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। The bipolar pulse shape is usually better for timing applications, वही वाली बात, ठीक है, because the zero crossover point, the point where the bipolar pulse changes its sign, is easily detected and is very stable। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जहां पे ये निगेटिव जो चेंज कर रहा है, ये वाला पॉइंट जनरली फिक्स होता है, और ये डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है कि कब चेंज हुआ। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बने हुए हैं, वो फटाक से चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो यही बात बोल रहा है, बाईपोलर पल्स इज यूजुअली
बेटर फॉर टाइमिंग एप्लीकेशंस बिकॉज द जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट जो है, राइट, द पॉइंट वेयर द बाइपोलर पल्स चेंजेस साइन, जहां पे बाइपोलर पल्स जो है अपने साइन चेंज करता है, इट इज इजिली डिटेक्टेड एंड इज वेरी स्टेबल होता है। ठीक है, द क्रॉस ओवर पॉइंट corresponds to the peak of the unipolar output। देखो यदि दोनों का देखोगे तो क्रॉस ओवर पॉइंट जो होगा वो जनरली यूनिपोलर का एक पीक होता है, इसी पे जाकर के करता है। यदि दोनों का आउटपुट देखो, बाइपोलर का लोगे आउटपुट तो एक जगह क्रॉस ओवर करेगा, और ये जहां के पे क्रॉस ओवर कर रहा है वहीं पे यूनिपोलर का पीक होता है। द क्रॉस ओवर पॉइंट corresponds to the peak of the unipolar output and is again is nearly independent of the output pulse amplitude। और ये भी क्या है कि ये जो क्रॉसओवर पॉइंट जो है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि इट आउटपुट पल्स का एम्पलीट्यूड कितना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो, हर केस में क्रॉसओवर पॉइंट जो होगा वो it will be corresponding to the peak of the unipolar pulse। Clear? Yes. Fine. Very good. Good boy। अब देखो दो चीज हमने देखा। क्या चीज देखा कि पहली चीज एक देखा कि हमने बोला कि जब भी पल्स आएगा तो उसके डिटेक्शन के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी इंफॉर्मेशन पीक ब्रॉडनिंग ना हो, उसके लिए उसको क्विकली जीरो पे रिटर्न हो जाना चाहिए। करेक्ट। अब जीरो पे कोई जरूरी, जीरो पे यदि वो रिटर्न यूजुअली जीरो लिखा या एक पर्टिकुलर स्टेबल हमें बेसलाइन चाहिए जिसके कंपैरिजन के लिए चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वेरी स्टेबल होगा, कभी थोड़ा आगे पीछे तो होएगा ही होएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पोल जीरो करेक्शन कंपनसेशन सर्किट में लगाते हैं। इसमें होता है एम्पलीफायर क्या होता है, पोल जीरो कंपनसेशन सर्किट, राइट। मोस्ट एम्पलीफायर्स इंक्लूड ए पोल जीरो कंपनसेशन सर्किट, किस लिए, टू हेल्प मेंटेन ए स्टेबल बेसलाइन, राइट। बेसलाइन को स्टेबल बनाने के लिए यह सर्किट एम्पलीफायर में होता है। कौन सा सर्किट है, पोल जीरो कंपनसेशन सर्किट। ठीक है, ये लाइन याद रखना है, बाकी हम पढ़ लेते हैं जो चीज मतलब ये कोर पॉइंट है, ये बात तो समझना जरूरी है। द पोल जीरो सर्किट वाज इंट्रोड्यूस in about 1967 and was the first major improvement in amplifier design after the introduction of transistors। Basically it was introduced, pole zero correction circuit was introduced in 1967। It significantly improves amplifier performance at high count rate। क्योंकि देखो हाई काउंट रेट में तो वही था कि जितना क्विकली जीरो हो जाए, यदि क्विकली जीरो हो जाए तो पल्स विड्थ में छोटा रख सकता हूँ, बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पोल जीरो करेक्शंस करने से क्या हुआ कि हाई काउंट रेट पे एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। द टर्म पोल जीरो arises from the terminology of Laplace transform method used to solve a simple differential equation that governs the circuit behavior। The circuit is very simple, it consists of adjustable resistor in parallel with the amplifier input capacitance। In spite of the simplicity of the circuit, the proper adjustment of pole zero control is crucial। देखो अभी आपको सिर्फ ये दो जो रेड लाइन से जो मार्क किया है वो याद रखने हैं, बाकी चीज आप स्किप कर सकते हो। जिसको ज्यादा डिटेल में जरूरत होगा तो वो इसको पढ़ सकता है, अपने देख सकता है। बट एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स को ये जरूर समझ होना चाहिए कि पोल जीरो करेक्शन सर्किट होता है जो एम्पलीफायर में होता है, और इससे क्या होता है कि एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस जो है हाई काउंट रेट पे अच्छा हो जाता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। Simplicity of the circuit, proper adjustment of is crucial for correct operation of most modern amplifiers। When the pole zero control is properly adjusted,
the amplifier output returns smoothly to the baseline level in the minimum possible time. समझ गए? इससे क्या फायदा होता है, जब पोल जीरो कंट्रोल उसमें, अब जब सर्किट है तो उसके लिए कंट्रोल बाहर से प्रोवाइड किया गया, यदि आप उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर रहे हो कि पोल जीरो करेक्शन में उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, प्रॉपरली एडजस्टेड है, तो क्या होगा, एम्पलीफायर आउटपुट रिटर्न्स स्मूथली टू द बेसलाइन, स्मूथली बेसलाइन पे आ जाता है इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. यही चाहिए था हमें कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में यदि जीरो आ जाता है तो हाई काउंट रेट हम काउंट कर सकते हैं. नहीं जीरो आएगा तभी तो पल्स शिफ्ट डिस्टॉर्ट हो रहा था, जो एग्जांपल्स करके आप लोगों को दिखाया था पिछले स्लाइड्स में. When the control is incorrectly adjusted, यदि मान लो कंट्रोल जो है वो इनकरेक्टली एडजस्टेड है, the following conditions results. क्या होएगा, the output pulse are followed by a long undershoot और overshoot. ठीक है, आउटपुट पल्स फिर क्या हो सकता है, या तो लॉन्ग अंडरशूट होगा या ओवरशूट होगा. ठीक है, अभी बताते हैं लॉन्ग अंडरशूट और ओवरशूट डायग्राम आगे स्लाइड में आएगा. ठीक है, दैट perturbs the output baseline and seriously degrades the amplifier performance at high count rates. तो हाई काउंट रेट्स पे यदि लॉन्ग अंडरशूट हो आउटपुट पल्स का या ओवरशूट हो जाए, दोनों ही केस में क्या होता है, वो इट परटर्ब्स, वो क्या करता है, बेसलाइन को, आउटपुट का बेसलाइन जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है और फिर जो है एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाता है. द फुल एनर्जी पिक्स आर ब्रॉडर, उस केस में फिर फुल एनर्जी पिक भी जो है ब्रॉडर हो जाता है, जो हम ऑलरेडी एग्जांपल से आपको समझा चुके हैं कि कैसे ब्रॉड होता है. एंड ऑफन हैव लो हाई एनर्जी टेल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द अंडरशूट और ओवरशूट कंडीशन एग्जिस्ट. करेक्ट, डिपेंड करता है कि लो या हाई एनर्जी टेल्स होगा. यदि हाई एनर्जी टेल्स होगा जब ओवरशूट होगा और लो एनर्जी टेल्स होगा जब अंडरशूट होगा. एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एनर्जी पीक एरियाज इज डिफिकल्ट, उस केस में जाकर के डिफिकल्ट होता है जब इनकरेक्टली एडजस्टेड होता है पोल. राइट, तो प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द पोल सर्किट जो है वो भी जरूरी है. समझ गए? करेक्ट. अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो. देखो इफेक्ट ऑफ, वो दिखाया यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ पोल जीरो एडजस्टमेंट ऑन द एम्पलीफायर आउटपुट लेफ्ट. ये एम्पलीफायर आउटपुट लेफ्ट का है, ये दिखा रहा है. एंड फुल एनर्जी पीक शेप राइट, और ये एम्पलीफायर आउटपुट है और यहाँ पे फुल एनर्जी पीक आ रहा है. करेक्ट, ये राइट साइड में दिखा रहा है हर चीज का. अब देखो यहाँ पे द अपर फ्रेम, ये 3 फ्रेम है, एक फ्रेम, दूसरा और तीसरा. तो अपर फ्रेम में क्या बता रहा है, देखो अपर फ्रेम शोज पोल जीरो अंडर कंपनसेशन. ठीक है, मतलब पोल जीरो करेक्शंस का वैल्यू कम रखा, अंडर कंपनसेशन, जितना कंपनसेशन होना चाहिए था उससे कम रखा. राइट, अंडर कंपनसेशन विच कॉजेज एम्पलीफायर undershooting and energy scaling and low energy trailing on the MCA peak. MCA मतलब मल्टी चैनल एनालाइजर पिक. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अंडरशूट की बात बोल रहे हैं. राइट, देख रहे हो, ये पल्स देख रहे हो, ये नीचे की तरफ आ रहा है और तब ऐसे करके जा रहा है. तो यहाँ पे देखो ये इधर की तरफ ये जा रहा है अंडर, यहाँ पे लो एनर्जी वाले केस में ये डिग्रेड होएगा, इधर की तरफ होएगा. ये पिक है, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना ऐसे करके ये पिक दिखा रहा है, वो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, दूसरा में क्या, मिडिल में क्या देखा, मिडिल फ्रेम शोज करेक्ट पोल जीरो कंपनसेशन. यहाँ पे पोल जीरो कंपनसेशन बिल्कुल देखो यहाँ से राइज हुआ, ये आया एकदम से बेस लाइन पे है. देखो ये देख रहे हो, यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा दिखा रहा था. करेक्ट, शार्पनेस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है. तो इस केस में देखो पूरा पिक एकदम से पिक जैसा आना चाहिए वैसा है. ये इधर डिस्टॉर्टेड है, देखो यहाँ पे वो डिस्टॉर्शंस नहीं है. अब जब
ओवर कंपनसेशन हो गया, तो ओवर कंपनसेशन में ये वाला टेल बाहर की तरफ आ गया, इसमें डिस्टॉर्शंस आ गया, ये शार्प पिक जो इधर आना चाहिए ये नहीं आया, इधर की तरफ आता है, ये दिख रहा है राइट की तरफ से, यहाँ लो एनर्जी की तरफ, अंडर में लो एनर्जी की तरफ बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल पिक सही आएगा। और ये यदि राइट की तो ओवर ज्यादा कर दिया, कंपनसेशन कर दिया, तो ये हाई एनर्जी की तरफ ट्रेल जो है वो दिखेगा, वही लिखा है द सोर्स पोल द लोअर फ्रेम्स सो पोल जीरो कंपनसेशन विच कॉजेज एम्पलीफायर ओवर शूटिंग, ठीक है, एंड हाई एनर्जी ट्रेलिंग ऑन द एमसीएपी, ठीक है जी। सही है, क्लियर, बहुत सही, तो फिर मजा आ गया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं क्या, द ओरिजिन एंड इफेक्ट ऑफ पल्स पाइलअप। एक दो चीज होता है, एक होता है पल्स पाइलअप, एक फेनोमेनन है। पल्स पाइलअप का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे, हाँ, पल्स पाइलअप देखो, यहाँ पे हम लोग पल्स पाइलअप को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो पल्स पाइलअप में क्या है, डिटेक्टर है, राइट, और यहाँ से इसने अपनी एनर्जी दी और ये डैश डैश ऐसे कर दिया जो प्री एम्पलीफायर फिर एम्पलीफायर तक आ गया, तो बाहर आकर के एक पल्स अभी डेवलप हो रहा है, इसी बीच में अभी पूरा का पूरा इसका डिटेक्शन हुआ नहीं, राइट, तभी एक दूसरा पल्स आ जा रहा है, तो ये जहां पे पल्स से नीचे गया था वहीं से फिर ये राइज करना शुरू कर देगा, समझ गए, ऐसा ऐसे बनेगा, करेक्ट, मतलब बेसिकली अभी फुल्ली इसका चार्ज पूरा का पूरा कलेक्ट नहीं हुआ, तभी दूसरा है आ गया पल्स, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, जुट जाएगा, समझ गए, समथिंग लाइक दिस। तो यही देखो, ओरिजिन एंड इफेक्ट ऑफ पल्स पाइलअप क्या है, ओरिजिन एंड इफेक्ट ऑफ पल्स पाइलअप ऑन द आउटपुट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एम्पलीफायर पे फिर क्या पड़ेगा, एम्पलीफायर के आउटपुट पे पल्स पाइलअप के क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है, व्हेन टू पल्सेस, राइट, दो पल्स है, टू पल्सेस आर सेपरेटेड बाय लेस देन द एम्पलीफायर राइज टाइम, किसके, एम्पलीफायर राइज टाइम से कम होगा, जैसे इस केस में एक दिखाई है ये राइज जो कर रहा था इस टाइम, हाँ, अब देखो ये एम्पलीफायर का राइज टाइम है, अभी ये पूरा का पूरा राइज नहीं किया, तब तक एक दूसरा पल्स आ गया, समझ गए, अब ये इधर से जोड़ना शुरू करेगा, फिर ऐसे डीके होएगा, वो अपने पाथ में चलेगा, लेकिन वो क्या होगा, दोनों समड हो जाएंगे फिर आउटपुट, तो ऊपर वाला दिखेगा बेसिकली, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, की पॉइंट क्या याद रखना है, याद रखना है कि व्हेन टू पल्सेस आर सेपरेटेड बाय लेस देन द एम्पलीफायर राइज टाइम, एम्पलीफायर राइज टाइम से कम होगा, ठीक है, उनका सेपरेशन, दो पल्स के बीच का सेपरेशन यदि एम्पलीफायर के राइज टाइम से कम होगा, तो क्या होगा, सम पल्स इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइदर ऑफ द इनपुट पल्स, तो उस केस में जो ये समड पल्स जो आया वो दोनों में से किसी का भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना इसका रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही इसका रिप्रेजेंटेटिव है, समझ गए, क्लियर। कंडीशन क्या है कि व्हेन द टू पल्सेस आर सेपरेटेड बाय लेस देन द एम्पलीफायर राइज टाइम, एम्पलीफायर राइज टाइम से कम होगा उनका दो पल्स का सेपरेशन, तो उस केस में क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सम पल्स, जो दोनों पल्स का जोड़ करके जो पल्स बनेगा, राइट, वो इट इज नॉट द समड पल्स जो है इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइदर इनपुट पल्स, ना ही तो इसका और ना ही इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है जी, गुड, समझ गया। अब देखो, तो पल्स जीरो करेक्शंस के बारे में देखा हमने, पल्स पाइलअप के इफेक्ट को देखा, अब एक टर्म आता है बेस लाइन रेस्टोरेशन सर्किट आता है, ये भी एम्पलीफायर का पार्ट होता है, क्या होता है, बेस लाइन रिस्टोरेशन सर्किट, राइट, राइट, baseline restoration circuits were added to spectroscopy amplifier soon after the advent of pole zero circuit, जब पोल जीरो सर्किट एडवेंट हुआ
उसके बाद क्या ऐड हुआ, दूसरा कंपोनेंट जोड़ा गया बेसलाइन रीस्टोरेशन सर्किट का एम्पलीफायर के साथ। लाइक द पोल जीरो सर्किट, द बेसलाइन रीस्टोरेशन हेल्प्स मेंटेन स्टेबल बेसलाइन। क्या चाहिए, बेसलाइन को भी स्टेबल होना चाहिए। भाई जीरो तो आना चाहिए करेक्टली, पोल जीरो में करके दिखाया कि जीरो को हम नहीं करेक्ट करेंगे तो ओवर कंपनसेशन अंडर कंपनसेशन में देखा हमने कि कम और ज्यादा वो सेटिंग्स रखेंगे तो एनर्जी या तो राइट साइड में डिस्टॉर्ट हो रही थी, नहीं तो लेफ्ट साइड में हो रही थी। वो देख लिया हमने डायग्रामेटिकली। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बेसलाइन को भी तो स्टेबल होना चाहिए। क्विकली जीरो आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसलाइन को भी वो स्टेबल होना चाहिए, राइट। तो वो उसके लिए क्या आया, बेसलाइन रिस्टोरेशन सर्किट डाला गया वहां। ठीक है, क्लियर। इसलिए है कि बेसलाइन रिस्टोरेशन सर्किट हेल्प्स मेंटेन ए स्टेबल बेसलाइन। The pole zero circuit is located at the amplifier input and is a very simple circuit, right? अब ये देखो, ये पोल जीरो सर्किट कहां पे है, पोल जीरो सर्किट इज लोकेटेड एट एम्पलीफायर इनपुट एंड इट इज ए वेरी सिंपल सर्किट है। और दूसरा बेसलाइन कहां पे है, बेसलाइन रिस्टोरेशन सर्किट इज लोकेटेड एट द एम्पलीफायर आउटपुट। याद रखिएगा, इनपुट पे क्या है, पोल जीरो करेक्शन है एम्पलीफायर के इनपुट साइड पे, और आउटपुट साइड पे क्या है, वो बेसलाइन रिस्टोरेशन सर्किट है, करेक्ट। एंड इज ऑफन रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो बेसलाइन सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट है। द पोल जीरो सर्किट, the pole zero circuit prevents undershoot caused by finite, आई थिंक हम ना उसके उतने डिस्क्रिप्शन हमने लिखा नहीं है, मतलब, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई पहली बात कि पोल जीरो करेक्शंस एम्पलीफायर के इनपुट साइड में है, बेसलाइन रिस्टोरेशन एम्पलीफायर के आउटसाइड में है, मतलब आउटपुट साइड में है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इसका इफेक्ट देखते हैं, ये इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहे कि विदाउट आपका है पीयूआर है पल्स, ये देखो ये हाई काउंट रेट स्पेक्ट्रम दिखाया, शोइंग प्रूव्ड स्पेशल क्वालिटी ऑब्टेन्ड विथ पल्स पाइलअप रिजेक्शन। देखो दो चीज होता है, जो पल्स पाइलअप में हमने क्या देखा था कि पल्स पाइलअप में क्या हो रहा था कि जो पल्स जब पाइलअप हो रहे थे तो जो साउंड पल्स जो आ रहा था इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइदर पल्सेस। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग उस पल्स को, साउंड पल्स को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, करेक्ट, छोड़ देंगे। तो उस टाइप का सर्किट हमें एक डिजाइन करना पड़ता है, सर्किट उसमें होता है जो पल्स पाइलअप को रिजेक्ट कर दे। तो जब रिजेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, और जब रिजेक्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है, स्पेक्ट्रम पे उसका क्या असर पड़ता है, उसका ये डायग्राम, समझे, करेक्ट। और ये डायग्राम जो बनाया है वो हाई काउंट रेट के केस में बनाया है कि यदि हाई काउंट रेट एक्टिविटी रखी है जिससे हाई काउंट रेट आ रहा है, तो उस केस में यदि हम पल्स पाइलअप को रिजेक्ट करते हैं और जब नहीं रिजेक्ट करते हैं तो कैसा आता है। तो देखो ये पल्स पाइलअप को विदाउट पल्स पाइलअप रिजेक्शन है, तो देखो ये वाला कर्व आपको मिल रहा है, ये देख रहे हो ऊपर वाला, समझ गए। और यदि पल्स पाइलअप हम रिजेक्शंस कर रहे हैं तो ये ही पल्स देखो रिजेक्शंस वाला में, ये देख रहे हो, ये इस टाइप का पल्स मिलता है। अब समझ गए। अब देखो क्या फायदा है, फायदा क्या है, एक तो ये पीक बड़ा मिला यहाँ पर, और यहाँ पे एक अलग चीज दिखी हमें जो यहाँ पे मर्ज हो गई, नहीं दिख पा रही थी। फिर ये सेपरेशंस बहुत अच्छा है, फिर यहाँ पर भी क्लैरिटी, करेक्ट। उसी तरह से बी में क्या बता रहे, हाई काउंट रेट का ये था, तो ये हाई काउंट रेट पल्स, ठीक है, इसे टॉप में बता दिया, टॉप का ऊपर कर दिया विथ पल्स ऑब्टेन्ड विथ पल्स पाइप रिजेक्शन, टॉप में बोला, टॉप डैश में द पल्स पाइप
द इंटायर स्पेक्ट्रम दिखाया, राइट ये इंटायर स्पेक्ट्रम दिखाया। मिडिल में क्या बोला, द फुल एनर्जी पीक एट 661.6 केवी। यहाँ पे सिर्फ फोटो पिक वाला एरिया दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया, यहाँ पे फोटो पिक वाले में क्या फर्क पड़ेगा। देखो विदाउट यदि पल्स पाइलअप आप यूज कर रहे हो, रिजेक्शंस यूज कर रहे हो, तो देखो इसका पिक कैसे आता है, देख रहे हो। और यदि पल्स पाइलअप लेगा तो कितना सा आता है, इट्स बेटर। आप समझ पा रहे हो। हाँ सर। तीसरा क्या दिखा रहा है, बॉटम में द सम्ड पीक एट 1323.2 केवी पल्स पाइप रिजेक्शन क्या करता है, रिड्यूसेस द पल्स पाइलअप कंटिन्यूअम नियर द सम पीक बाय अ फैक्टर ऑफ 25 बट डज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सम पीक एम्पलीट्यूड। देखो यहां पे क्या दिखाया, सम्ड पीक वाला दिखाया, मतलब उसको ले रहे हैं, सम्ड पीक ले रहे हैं। तो सम्ड पीक जो होगा उस केस में यदि आप पल्स पाइलअप रिजेक्शंस कर रहे हो, विदाउट कर रहे हो, तो ये वाला डॉट डॉट वाला आ रहा है। और विथ ये देखो ये नीचे से शुरू हो रहा है और ये बेहतर पीक बन रहा है। दैट्स व्हाट वी दिखा रहा है कि सम्ड पीक, वो बोल रहे हैं ना, पल्स पाइलअप रिजेक्शन रिड्यूसेस द पल्स पाइलअप कंटिन्यूअम, ये इसको रिड्यूस करता है, राइट। बाई नियर द सम्ड पीक, जहां पे सम्ड पीक, जहां पे पीक जो आ रहा है इसके पीक के पास में, नियर सम पीक बाई ए फैक्टर ऑफ 25 टाइम्स। का डिफरेंस ले ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये डिफरेंस 25 टाइम्स का डिफरेंस ले रहा है, राइट। बट डज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सम्ड पीक एम्पलीट्यूड, लेकिन सम्ड पीक का एम्पलीट्यूड नहीं रिड्यूस किया। ऐसा नहीं कि देखो विदाउट वाले में भी यही तक पीक था और विथ में भी यही पीक था। क्लियर। आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर। एम्पलीफायर हमने पूरा कर लिया, अब जो है आगे तो जो शुरू करेंगे वो सिंगल चैनल एनालाइजर करेंगे और हमारा लेक्चर टाइम भी 1 घंटे से ऊपर जा चुका है, like so we'll stop it here. Thank you.